नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अनिल थापक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड receipts एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर इज नॉन एज डैश। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट इन दिए हुए चार ऑप्शंस में से किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किसकी डेफिनेशन है? बजट की डेफिनेशन है। लेकिन हम बजट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बजट यानी जो आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 112 है, वो बजट को डिफाइन करता है एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द फिजिकल ईयर। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 12 जो बजट है उसको किस टर्म में डिफाइन करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछे कि बजट मेंशन, जो बजट टर्म है, ये मेंशन है कहां पर? अंडर आर्टिकल 12 में। तो आंसर क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि संविधान के अंदर बजट टर्म मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली चीज। ना दूसरी चीज, ये जो आर्टिकल 112 है, ठीक है, ये कौन से बजट की बात करता है? यूनियन बजट की बात करता है। वहीं आर्टिकल आर्टिकल 202 तो बात करता है स्टेट बजट्स की। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है। बजट के अंदर 3 सालों के एस्टिमेट्स का मेंशन होता है। पहला है एक्चुअल एस्टिमेट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी 2024 का बजट हमारा पेश हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी बात कर रहा है? 2022 से 2023 में जो बजट पेश किया गया है उसकी बात कर रहा है। सेकंड है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करता है। ठीक है, तीसरा एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ फॉलोइंग ईयर, यानी अब जो 2024 से 2025 का साल आएगा, ये उसकी बात कर रहा है। और हम जानते हैं जो फिजिकल ईयर होता है, ठीक है, फिजिकल ईयर कहां से कहां तक काउंट किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना। अब गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर जो भी खर्चा किया जाता है, ठीक है, जो भी खर्चा है, उसका जो भी इनकम है, इस खर्चा, इस एक्सपेंडिचर, इस रेवेन्यू को बेसिकली 3 अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में। ठीक है, अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से पैसा कमा रही है, उस पैसे को कहाँ रखा जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऐसे अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर कर रही है, मान लो स्कीम लॉन्च की, स्कीम पे जो पैसा खर्च किया, तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ मेंशन किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ रखनी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा के लिए क्या जरूरत होगी? पार्लियामेंट की अप्रूवल नीडेड होती है। ठीक है, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई फंड गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। तो आपको ये चीज भी याद रखनी। नाउ दूसरा अकाउंट क्या होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर इसका मेंशन किया गया है। अब इस अकाउंट के अंदर किस तरह का पैसा होता है? जैसे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होता है, ठीक है, तो इस तरह का जो अमाउंट है वो किसके अंदर रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इसकी कस्टोडियन कौन होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को अगर इस अकाउंट से कोई पैसा यूज करना है तो उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नो पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नाउ तीसरा अकाउंट क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 267 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इस अकाउंट में जो भी पैसा है वो रखा गया है डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब ये अकाउंट क्यों बनाया गया है? इस अकाउंट का बेसिक पर्पस है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, या अनफोर्सीन इवेंट है, तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इसमें इस अकाउंट में से कुछ पैसा निकाल के गवर्नमेंट को दे देता है और गवर्नमेंट उस अमाउंट को कहाँ खर्च करती है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो जब ये फंड विड्रॉ किया जाता है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूरत नहीं होती है पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने अपने आप से इस अकाउंट से फंड निकाल के गवर्नमेंट को दे देता है। लेकिन बाद में इस अकाउंट से जो ही फंड निकाला गया है उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना पड़ता है। कब? बाद में। तो ये हो गए 3 अकाउंट्स। इन अकाउंट्स के अंदर गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो भी अर्निंग हो रही है उन सब चीजों का लेखा जोखा वो कहाँ मेंशन किया गया है, इन 3 अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, नाउ बजट्स के टाइप जान लेते हैं। तो बजट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजट, दूसरा है आउटकम बजट और तीसरा है जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, तो बजट के ये 3 टाइप होते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स होते हैं जिन्हें आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसके लिए पूछ रहा है स्कीम? फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, यानी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसके लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2022 टू 23 टू 2025 टू 26। यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो आइए हम इन सभी स्कीम्स को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। PMNERLP, ये स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? देखो, आप ये चारों जो स्कीम है, आपको स्कीम में पहला तो उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लस उन्हें कब लॉन्च किया गया है वो पता होना चाहिए, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और उनका पर्पस क्या है। ये 4 चीजें आप जब भी कोई भी स्कीम पढ़े, ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2012 में इसको लॉन्च किया गया था ना। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इट इज टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड, खासकर किसके लिए? जो वुमेन है, अनएम्प्लॉयड यूथ है गांव में, और जो मोस्ट डिसएडवांटेज पीपल है उनके लिए। ये स्कीम सिर्फ 4 स्टेट के लिए लॉन्च की गई थी। पहला मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम, चौथी त्रिपुरा। नाउ अगली स्कीम है पीएम ध्रुव। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का जो पर्पस है, इट इज टू इनकरेज जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करें कि उन्हें लाइफ में जो भी उनका जो भी पोटेंशियल है वो अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज करें। और ये स्कीम किसके लिए? साइंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन 2 फील्ड्स के लिए लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की? किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई। अब ये ध्रुव टर्म है, इसको क्यों लिया गया है? क्योंकि ये स्कीम बेसिकली जो 9 से 12 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंदर 60 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, किसके लिए? सो दैट दिस स्टूडेंट्स कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल इन साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इन बच्चों को सिंबलाइज करने के लिए ध्रुव टर्म का यूज किया गया है। अगली स्कीम है PMFME, यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। इस स्कीम को जून 2020 के अंदर लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी गांव या रूरल एरियाज में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अब डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की सही मार्केटिंग हो, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हो गए या जो भी प्रोड्यूसर है, उसकी इनकम को इनहेंस किया जाए। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी मार्केटिंग सही से की है, जिससे जो रूरल या जिससे जो अर्बन एरियाज में लोग हैं उनको एडिकेट अमाउंट में उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो। और इसी स्कीम के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। अगली स्कीम क्या है? PM डिवाइन। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस स्कीम का जो पर्पस है वो क्या है? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, इस स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2022 टू 23 से
2025 टू 26, ठीक है। और ये स्कीम जो है ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसमें स्टेट्स को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा किया जाएगा। नाउ अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पीएम डिवाइन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रायोरिटी जोन ऑफ अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 में। यानी जो अमृत मिशन है उसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, हमें वो बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन। तीसरा क्या है, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। एंड फोर्थ, हेल्थ केयर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम अमृत मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यू फॉर अर्बन। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृत मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया, रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। तो आपको यू से ध्यान रखना है कि ये अमृत मिशन है वो किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है। मिशन को कब लॉन्च किया गया, जून 2015 में। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या ये इंडिया की सारी सिटीज और टाउन के लिए लॉन्च किया गया, नहीं, ये 500 जो सिलेक्टेड सिटीज और टाउन्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है के लिए प्रॉपर ड्रेनेज बनाना, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स बनाना, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमृत मिशन। लेकिन अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने अमृत मिशन 2.0 को भी लॉन्च किया था। इस मिशन को बेसिकली 5 इयर्स के लिए लॉन्च किया, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। इसके अंदर क्या किया है गवर्नमेंट का, जो मेन पर्पस है, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल सेलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स। उन सेलेक्टेड सिटीज और टाउन्स में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सभी हाउस होल्ड के पास क्या होना चाहिए, फंक्शनल वाटर टैप होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली वाटर सप्लाई मिले। अगला क्या है, कवरेज ऑफ सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। जो अमृत मिशन है इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नाउ हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो नाउ हमने अब समझा कि जो अमृत मिशन है उसके हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑप्शन में उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज, यस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रेसीट्स इट इज कॉल्ड। यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट की कमाई से ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा प्राइमरी डेफिसिट, तीसरा कैपिटल डेफिसिट और फोर्थ फिजिकल डेफिसिट। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है किससे, रेवेन्यू रेसीट से, तो क्या बोलते हैं हम उसको, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ना हम दूसरे ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट ऐसा डेफिसिट होता है जब फिजिकल डेफिसिट में से हम डेफिसिट के अंदर से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। अभी इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट किसको पे करती है, तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है, गवर्नमेंट ने जो भी उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, फिर चाहे वो मार्केट से या फॉरेन कंट्री से, तो उन्हें हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है ना। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, तो बेसिकली कैपिटल डेफिसिट जो टर्म है ये अकाउंटिंग का टर्म है, जो सीए वाले जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कॉर्पोरेट में जो कंपनीज होती हैं वो हर साल क्या करती हैं, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको ईयरली एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो उस रिपोर्ट के अंदर वो बताती हैं अगर कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट में कैपिटल डेफिसिट को शो कर रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के पास क्या होगा, कैपिटल बफर है वो कम हो गया है उसका, उसी से रिलेटेड ये टर्म है। नाउ फोर्थ है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट की जो
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इन अ ईयर। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इन अ ईयर। फिजिकल डेफिसिट का दूसरा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर बेसिकली जो टोटल बोरोइंग की है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर लिस्टेड इन स्केड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन ऑफ 1956। ठीक है, हमें उन कंपनीज की संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 10 और फोर्थ है 12। तो आंसर देने से पहले हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 को समझ लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडस्ट्री के लिए सेकंड पॉलिसी है। कौन सी थी? सेकंड पॉलिसी थी। इससे पहले जो पॉलिसी आई थी उसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। तो जो नेहरू गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान होगा उसमें हमें जो हैवी इंडस्ट्रीज है हमें उन पर जोर देना होगा, क्योंकि अगर हैवी इंडस्ट्रीज अच्छा काम करेंगी तो उनसे जो फायदा पहुंचेगा दैट इज ट्रिकल डाउन टू द बॉटम। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने भारत के अंदर जो भी कंपनी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरीज में बांटा, यानी इन कैटेगरीज को स्केड्यूल 1 बोला गया, ऐसे ही स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी। तो पहला जो स्केड्यूल स्केड्यूल ए है इसके अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी। इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी ये सारी। अब इसमें कैसी मेन और हैवी इंडस्ट्रीज हैं विच वर अंडर द स्केड्यूल ए, जैसे आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री थी, दूसरा जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, और इस स्केड्यूल के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज थी? टोटल 17 इंडस्ट्रीज मेंशन किए गए। ना शेड्यूल बी के अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया था। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रीज थी वो किस तरह की इंडस्ट्रीज थी? पब्लिक ऑन्ड इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, यानी ऑनरशिप किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है उसका किस तरह का रोल था? सप्लीमेंट्री रोल। सेक्टर सी में ऐसी कंपनीज थी विच आर प्राइवेटली ऑन्ड कंपनीज, उनको किसके अंदर रखा गया? स्केड्यूल सी के अंदर रखा गया। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या, हालांकि इस पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि ये जो प्राइवेट ऑन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को नीड फील होती है तो गवर्नमेंट आल्सो मे इम्पोज सम चेक्स ओवर दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 की कहानी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? आप सही, ऑप्शन 17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर सारे करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इट इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर इंडिविजुअल एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू सिक्योर अ जॉब। यानी कोई भी जो एलिजिबल इंडिविजुअल है वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नाउ अब हम समझते हैं थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप। तो बेसिकली आप पाएंगे कि अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप उनकी बात कर लेते हैं। पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब आता है? जब इकोनॉमी में जो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन चलता रहता है इकोनॉमी में, तो इसकी वजह से जो लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जाता है तो हम उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अभी अप एंड डाउन किसकी वजह से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल जो मार्केट है, ठीक है, वहां पर जो ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, या जो ऑयल की सप्लाई है कंट्री के अंदर वो डिसरप्शन हो गया हो, तो इन चीजों की वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देश में देखने को मिलता है। हालांकि ये कैसा होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है? तो फॉर एग्जाम्पल यानी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, यानी जो इकोनॉमी है उसका बेस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह के चेंजेस के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1991 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स ने क्या किया? इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी? क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन 90 इस रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी हुई? ग्रेजुअली हमने ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। पहला। दूसरा और एग्जांपल हम ले लें तो टेक्नोलॉजी। जब देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है,
ज्यादातर चीजें टेक्नोलॉजी से होने लगती हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी दफ्तर में टाइपराइटर काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब उस दफ्तर में टाइपराइटर को हटा के कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया गया है कि अब जो भी काम होगा वो कंप्यूटर पे होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति था टाइपराइटर पर टाइपिंग करता था, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो ऐसे में क्या होगा, इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, ये सीजन की वजह से होता है। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, खासकर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा मेनली देखने को मिलता है। जैसे सीजन के टाइम, फॉर एग्जांपल मार्च और अप्रैल के महीने में फसल का टाइम होता है, ठीक है, खासकर जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे, तो वहां पे फसल कटती है। तो इस टाइम पे तो जो गांव में जो लोग होते हैं दे आर एम्प्लॉयड होते हैं, जो लेबर्स होती है उनको काम मिलता है, ठीक है, खेतों में जैसे फसल काटने का काम मिल जाता है। तो ये जो लेबर है, ये जो फार्मर्स है गांव के अंदर, ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट जब एक बार ये हार्वेस्टिंग का सीजन ओवर हो जाता है, तो अब इनके पास काम नहीं बचता, ठीक है, नाउ दे बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नाउ फोर्थ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो 2 हेक्टर जमीन है। अब 2 हेक्टर जमीन में फसल उगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए मान लो 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फैमिली में मान लो 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर भी क्या कर रहे हैं, दे आर इंगेज्ड इन दिस ऑन द सेम एक्टिविटी। तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो एक्चुअल में लग रहा है कि काम ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो कोई भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये लोग क्या है, बेसिकली अनएम्प्लॉयड ही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, मान लो किसी ने बीटेक की, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन इसको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, अपनी फील्ड में क्या नहीं मिल रही है, जॉब। तो अब ये क्या कर रहा है, मान लो क्लर्क की जॉब कर रहा है कोई, तो अब ये क्या कर रहा है तो ये इंजीनियर, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, क्लर्क का कर रहा है। यानी ये अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है जिस फील्ड में इसको जॉब चाहिए थी उसमें, ठीक है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई भी पर्सन एक जॉब से जब कोई पर्सन एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में स्विच करता है, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस टाइम में जितने दिन वो अनएम्प्लॉयड रहता है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू इनटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब जो लेबर फोर्स होती है इसमें क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है वो भी काउंट होता है, और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो भी इसी के अंदर काउंट होता है। तो अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर्सन दोनों को मिलाकर लेबर फोर्स बनता है, ठीक है। अब ये जो लेबर फोर्स होता है, इसका बेसिकली जो एलिजिबल एज ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, 15 ईयर से लेकर 64 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये कहानी थी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम अपने क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। ये कह रहा है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पाया जाता है, मेनली अर्बन एरियाज में। जबकि हमने अभी क्या समझा, कहाँ पाया जाता है, रूरल एरियाज में पाया जाता है, खासकर कहाँ पे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वहां पे हमें सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल है वो कहाँ में ज्यादा देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज में। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। बचा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन से देखने से पहले हम ऑप्शन को समझ देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में इससे हमारा आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो पहला ऑप्शन है ओनली सी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओनली बी एंड सी, ठीक है, हमें बताना क्या है, करेक्ट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए और बी ऑप्शन दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है, ओनली ए एंड बी, जबकि ए एंड बी क्या है, दोनों ही गलत है। फोर्थ है ओनली ए, तो ओनली ए वाला भी ऑप्शन ऑलरेडी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली सी होगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी को थोड़ा समझ लेते हैं। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इकोनॉमी। गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या डिजायरेबल माना गया है कि जो भी क्रॉपिंग इंटेंसिटीज है वो
ज्यादा होनी चाहिए। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मान लो 2 हेक्टर का ये खेत है, ठीक है। अब ये 2 हेक्टर के खेत में क्या हो रहा है, एक साल में मान लो 2 क्रॉप उगाई जा रही है, 2 क्रॉप्स पर ईयर उगाई जा रही है। लेकिन अगर इसी खेत में अगर एक साल में 4 क्रॉप्स उगाई जाए तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो जो इस खेत में जो भी लोग इंगेज हैं, जैसा हमने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में देखा, ठीक है, तो उन लोगों की जो इनकम सोर्स है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो लोग हैं उन्हें पूरे साल के लिए रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, और जो उनका जो इनकम लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू दी हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्लियर यहां तक ना? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, यानी जो पैसा है, मनी है, उसका इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है, हमें नॉट वाला बताना है। तो पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हम जानते हैं यस, मनी को क्या किस लिए यूज किया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, यानी आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो उसको पैसा देके खरीद सकते हो। दूसरा है प्रॉब्लम इन स्टोरेज, तो ये प्रॉब्लम, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मनी को स्टोरेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है, 2। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ वैल्यू, तो मनी का फंक्शन क्या है कि जो भी चीज है उसकी वैल्यू लगाना। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 1 किलो एप्पल लेने हैं, ठीक है, तो 1 किलो एप्पल की क्या कीमत होगी वो मनी के द्वारा डिटरमाइन की जा रही है, तो मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरह से पहला, तीसरा और चौथा ये 3 ऑप्शन सही हैं, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। बट जो सेकंड वाला है प्रॉब्लम इन स्टोरेज, ये मनी का फंक्शन नहीं है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इट इज लोकेटेड। यानी हमें बताना है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर लोकेटेड है। पहला है ऑप्शन मुंबई, दूसरा है लुधियाना, तीसरा है न्यू दिल्ली और चौथा है पटना। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। नाउ हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली स्टैब्लिश की गई थी 1905 में, यानी ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। कहां पर की गई थी, पूषा, पूषा एक रीजन है बिहार में, ठीक है, कहां पर, बिहार में, बिहार स्टेट में। तो इसीलिए इस इंस्टीट्यूट को हम पूषा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पूषा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, ये फेमस नेम है इसका, ठीक है। ये बाद में इस इंस्टीट्यूशन के कई बार नाम चेंजेस किए गए अलग अलग नामों से, ठीक है। लेकिन 1934 में एक मेजर घटना हुई, यानी 1934 में एक अर्थक्वेक आता है, कहां पर, बिहार में। बिहार में एक अर्थक्वेक आया, इस अर्थक्वेक में इस इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स थी, उसको काफी लॉस हुआ। तो फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि इसको नाउ वी शिफ्ट इनटू दिल्ली। तो 1936 में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और इस इंस्टीट्यूट को नाम दिया गया इंपीरियल इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में जब भारत हमारा आजाद हो गया तो 1950 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहानी थी किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, इसी से सिमिलर एक और इंस्टीट्यूट है तो आपको उसको भी पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या करोगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इस इंस्टीट्यूट को कब स्टैब्लिश किया गया, जुलाई 1929 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट ने मेजर रोल प्ले किया किसमें, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंस्टीट्यूट है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ICAR। जो ICAR इंस्टीट्यूट है, इट इज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी हमने अभी बात की है, ठीक है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन में चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन को थर्ड 5 ईयर प्लान के दरमियान इसको लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आइडिया था, या हम कहें कि इसकी जो फाउंडेशन रखी, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, ये तब के प्रधानमंत्री थे। ग्रीन रेवोल्यूशन को बेसिकली 2 फेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में, यानी फेज 1 जो था वो मिड 1960 से लेकर मिड मिड 1960 से लेकर मिड 1970 तक, ठीक है। अब फर्स्ट फेज में इसको कुछ ही जगहों पर इंट्रोड्यूस किया गया था,
फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन को कुछ ही जगह पर लॉन्च किया गया था, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और हमें वेस्टर्न यूपी में भी इसको देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड फेज में फिर अक्रॉस द कंट्री इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री इसको लॉन्च किया गया। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मेनली 4 तरह की क्रॉप्स को फोकस किया गया था। पहली कौन सी थी? व्हीट यानी गेहूं। दूसरा क्या था? राइस यानी चावल। तीसरा क्या था? मेज। और चौथा क्या था? ज्वार। इन चारों क्रॉप्स में जो मेन क्रॉप्स थी वो थी व्हीट एंड राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई वो क्या थी? पहला, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए गए थे। साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। साथ साथ टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, जो मशीनरी है, एडवांस मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या था? जैसे फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया? फाइनेंस, गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स थे उनको जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, जैसे ट्रैक्टर को परचेस करने में, ठीक है, जो हाई वैरायटी सीड्स हैं तो उनको परचेस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। साथ ही साथ क्या था? फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंपोर्टेंट 2 फैक्ट आपको और पता होना चाहिए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछने की 100% पॉसिबिलिटी है। क्या है? कि जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। लेकिन अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अब जो ये MS स्वामीनाथन है, इनको रिसेंटली 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। तो इस वजह से ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट है बहुत क्रूशियल हो जाता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना अगला क्वेश्चन है, BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डैश इन इंडिया। इट इज अ ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो हमें क्या बताना है कि जो BFSI में जो आई लेटर है ये किसको डिनोट करता है? तो पहला ऑप्शन है इन्फ्लेशन, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है इंडेक्स फंड। तो आई डिनोट्स फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। अब जो BFSI है ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए। अब इस BFSI के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज है? पहली बैंकिंग इंडस्ट्री है, सेकंड क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जांपल जैसे असेट मैनेजमेंट का काम हो, ठीक है, असेट मैनेजमेंट का काम हो, या फिर हम कहें वेल्थ मैनेजमेंट का काम हो। तो इस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो किसके अंदर आती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। थर्ड है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, थर्ड कौन सा है इसके अंदर? इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है। तो इन 3 इंडस्ट्रियों से मिलकर एक ब्रॉड टर्म बना है BFSI। अगला क्वेश्चन है, M2 इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, M2 इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M2 इज द सम ऑफ M1 प्लस डैश। तो हमें बताना है कि जो M2 है वो M1 प्लस किसका सम है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कॉइंस एंड करेंसी कॉइंस एंड डिमांड एंड डिपॉजिट्स। तो पहले हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई समझते हैं, उसके बाद हम इस आंसर को रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जो मनी एग्रीगेट्स या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है ये कौन बताता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। तो मनी एग्रीगेट्स के अंदर पहला है M0, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व या बेस मनी भी बोलते हैं। इस M0 के अंदर क्या आता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो तुम्हारे पास जो करेंसी है, ठीक है, वो बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI, RBI के पास जो बैंकर्स का डिपॉजिट होता है प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? M0। आपको एक चीज पता होना चाहिए, कि जो M0 है यानी जो रिजर्व या बेस मनी है, इट इज द मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ मनी, ये चीज। नाउ सेकंड क्या है? M2 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? जैसे करेंसी विद पब्लिक, जैसे तुम्हारे पास तो करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब थोड़ा हम डिमांड डिपॉजिट समझ लेते हैं। तो डिपॉजिट्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। तो ऐसे डिपॉजिट्स जो क्या है? जो डिमांड डिपॉजिट, यानी आप जैसे हम बैंक जाते हैं, पैसा जरूरत हो रहा है तो हमारा अकाउंट में जो पैसा है हम बैंक जाके उस पैसे को निकाल लेते हैं, तो ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। और टाइम डिपॉजिट क्या है? यानी FD, आपने जो फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसको हम बोल देते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तीसरा क्या है? M2 को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट मनी। इसके अंदर क्या है? M1, यानी M1 के अंदर जो तीनों चीजें हैं, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो भी सेविंग डिपॉजिट्स है उनको मिलाकर क्या बनता है?
M2 इंटरमीडिएट मनी, बेसिकली ये M2 भी नैरो मनी का ही पार्ट है। फोर्थ है M3 ब्रॉड मनी, ये क्या है, ये M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, ये इन दोनों का सम है, ठीक है। यानी M1 के अंदर नैरो मनी जो है उसके अंदर जो भी चीज है प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, उनका सम है M3। फोर्थ क्या है M4, M4 को ही बेसिकली एक ब्रॉड मनी के अंदर ही रखा गया है। M4 किस चीज से मिलकर बना होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के पास जिस तरह के भी डिपॉजिट्स हैं उन सभी डिपॉजिट्स को मिला के प्लस M3 को मिला के M4 बनता है। नाउ यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जब हम M4 से और M0 की ओर जा रहे हैं तो जो पैसे की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो जैसा हमने पढ़ा कि M2 इज द सम ऑफ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए PYQ के साथ। थैंक यू।